नमस्ते। चलिए आज भारत की उस कहानी में चलते हैं जो शांति की खोज से शुरू हुई और दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बनने पर आकर ठहरी। ये सफर है विज्ञान, राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बेहद जटिल रास्ते का। ये कहानी है एक परमाणु शक्ति के उदय की। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दमदार बयान से। ये शब्द हैं भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जे भाभा के। सोचिए ये बात उन्होंने कब कही थी। इस एक लाइन ने शुरुआत से ही इस प्रोग्राम की असली मंशा और इसकी ताकत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। भारत की न्यूक्लियर कहानी की शुरुआत हथियारों से नहीं हुई थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पहला अध्याय तो विज्ञान और विकास के बारे में था। एक ऐसा सपना जहां एटॉमिक एनर्जी से देश का भविष्य रोशन हो। देखिए, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा, इन दोनों का एक विजन था। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर साइंस का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए होगा, देश के विकास के लिए होगा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस प्रोग्राम की बुनियाद पूरी तरह से गैर फौजी थी। और देखिए, लक्ष्य कोई छोटे मोटे नहीं थे। एटम से बिजली बनाना, खेती में क्रांति लाना और मेडिकल साइंस में नई नई खोज करना। उस वक्त बम बनाने का तो दूर दूर तक कोई ख्याल ही नहीं था। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने भारत की पूरी सोच को, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उस शांतिपूर्ण सपने पर एक गहरी परछाई पड़ गई। तो सवाल यह है कि आखिर बदला क्या? ऐसा क्या हो गया था कि भारत को अपना रास्ता बदलना पड़ा? इसका जवाब मिला 1964 में। चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। और ये कब हुआ? 1962 की भारत चीन जंग के सिर्फ 2 साल बाद। अब भारत के सामने एक ऐसा सुरक्षा खतरा था जिसे वो किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बस इस एक धमाके ने पूरे एशिया का पावर बैलेंस ही बिगाड़ दिया। अब भारत के ठीक बगल में एक ऐसा पड़ोसी था जिसके पास एटम बॉम्ब था। जाहिर है, देश के अंदर एक जोरदार बहस छिड़ गई कि क्या अब भारत को भी अपनी हिफाजत के लिए एक न्यूक्लियर ढाल तैयार करनी चाहिए। और इसी बहस का नतीजा भारत के पहले और बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में सामने आया। पता है, इस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराते हुए बुद्ध। ये नाम अपने आप में ही एक पहेली था। एक तरफ शांति का प्रतीक और दूसरी तरफ इतना बड़ा धमाका। और फिर वो दिन आया, 18 मई 1974। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी और पोखरण के रेगिस्तान में बुद्ध वाकई मुस्कुराए। ये जो तस्वीर है ना, इसने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि भारत अब न्यूक्लियर क्लब में एंट्री ले चुका है। अब देखिए, भारत ने दुनिया को क्या कहा कि ये तो एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, मतलब पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसे पीएनई कहते हैं। ये रिसर्च के लिए था, हथियार के लिए नहीं। पर असलियत तो सब समझ रहे थे। इस एक टेस्ट के साथ ही भारत न्यूक्लियर वेपन की क्षमता रखने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। 1974 के टेस्ट के बाद भारत एकदम चुप हो गया, पूरे 24 साल तक। पर इस खामोशी का मतलब ये नहीं था कि काम रुक गया था। पर्दे के पीछे दुनिया की नज़रों से बचकर भारत चुपचाप अपनी न्यूक्लियर ताकत को और मजबूत कर रहा था। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं साल 1998 में, जब भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का पर्दा पूरी दुनिया के सामने उठा दिया। मई 1998 का महीना था। सरकार थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। और एक बार फिर पोखरण की जमीन दहल उठी। पोखरण 2। इन टेस्ट्स ने भारत के इरादों को लेकर जो भी थोड़े बहुत शक थे, सबको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस बार का टेस्ट 1974 वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और एडवांस था। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमारे महान वैज्ञानिकों का हाथ था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 5 धमाके किए गए। इसमें फिशन बम थे, छोटे सब किलोटन डिवाइस थे और तो और एक कहीं ज्यादा ताकतवर थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी था। ये भारत की जबरदस्त तकनीकी छलांग थी। इन टेस्ट्स के फौरन बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि अब वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। अब कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं थी। अब एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था। भारत के ऐलान के कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, जिन्हें चगाई 1 के नाम से जाना जाता है। बस इसी के साथ साउथ एशिया में एक नया न्यूक्लियर बैलेंस बन गया। अब जब भारत एक न्यूक्लियर पावर बन ही गया, तो दुनिया को ये बताना भी जरूरी था कि वो इन हथियारों को लेकर कितना जिम्मेदार है, उसकी पॉलिसी क्या होगी। तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 3 बहुत ही अहम बातों पर टिकी है।
पहला, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी पहले हमला नहीं करेंगे। दूसरा, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, मतलब हम सिर्फ उतने ही हथियार रखेंगे जितने अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, कोई रेस नहीं लगानी है। और तीसरा, सबसे जरूरी, सिविलियन कंट्रोल, यानी इन हथियारों का बटन हमेशा चुनी हुई सरकार के हाथ में रहेगा, सेना के हाथ में नहीं। ये दुनिया को एक संदेश था कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड बनाया। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि भारत जमीन से, हवा से और समंदर के नीचे से तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला कर सकता है। जमीन पर अग्नि मिसाइलें, हवा में खास तरह के फाइटर जेट्स और पानी के नीचे INS अरिहंत जैसी सबमरीन। इसका फायदा यह है कि दुश्मन पहला हमला करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि जवाबी हमला होके रहेगा। तो ये सफ़र जो एक शांतिपूर्ण सपने से शुरू हुआ था, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी आज़ादी को बनाए रखने की जिद में एक ज़बरदस्त ताकत बनने तक पहुंचा। पोखरण की धरती पर बना ये निशान उसी लंबी और मुश्किल कहानी का गवाह है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ये जो निशान है, ये धरती पर लगा एक जख्म है या फिर 1 अरब से ज़्यादा लोगों की हिफाजत करने वाली ढाल? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज भी तलाश रहा है।